प्यारे विद्यार्थियों, आपका दिसंबर माह का असाइनमेंट लागू हो चुका है। मासिक मूल्यांकन का 8वीं क्लास का है ये। और इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत सभी सब्जेक्ट के फुल आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे दिया गया है, सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो साथ में फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कल कल और छल छल स्वर में बहती हैं तो किनारे पर के रहने वालों को अमृत बांटती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इस तरह से आपका ये पैसेज है, पैसेज तो आप पढ़ लोगे और इसके उत्तर मैं बता देता हूँ आपको। तो उत्तर देख लीजिए ध्यान से। पहला जो क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार आप कौन से अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती है? तो हवा जो है वो फूलों से सुरभि बिखेरती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हवा धीरे धीरे डोलती है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए कारक के चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो है पहला यहाँ पे कारक दे रखा है, यहाँ पे भी दूसरा कारक दे रखा है। तो दो ही क्वेश्चन है और दो ही कारक हैं। तो दुख शरीर से मन पर सिमट आया है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है भरना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, तुम्हारी माँ अमरूद खालिस्तान पेड़ काटने को कहती है। तो तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है, यहाँ पे का आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ये दो चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? तो पृथ्वी पर बढ़ते हुए प्रदूषण ने उसे असमय बूढ़ा बना दिया है। जिस प्रकार कोई बूढ़ी विभिन्न प्रकार की व्याधियों और कष्टों से घिरी रहती है, यानी कि आपके घर में भी या पड़ोस में बूढ़ी होती है, उनको सभी को बीमारी होती है या फिर उनको परेशानी होती है, उसी तरह से प्रदूषण ने हमारी पृथ्वी को भी गंदा कर दिया है या गंदा कर रखा है और पृथ्वी को इसी बात का दुख है। ये आपका चौथे नंबर का आंसर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद में जो इसमें पूछा जा रहा है आंसर उसी को देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैसेज तो आपके पास आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये पैसेज है सामने आपके, और यहाँ पर जो है इसका थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ है ये है। और इसके बाद में यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें इसके बारे में समझाना है कि पैसेज में क्या है। तो इस कविता में कवित्री ने दिन प्रतिदिन दूषित हो रहे पर्यावरण के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कवित्री कहती हैं कि आज बम विस्फोट के द्वारा पहाड़ तोड़ा जा रहा है। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि मौन साधक के रूप में शांतचित्त बैठा पहाड़ का दिल किस प्रकार दहलता होगा? टूटे हुए पत्थर भी हथौड़े से पत्थरों को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और उससे भी पर्यावरण में दोष उत्पन्न हो रहे हैं। क्या कभी सुना है, तुमने सुना है कि पत्थर की पुकार को सुनने की कोशिश की है? और दूषित हवा से लोग परेशान हैं, मानो वह खून की उल्टी कर रहे हों। इस पर कभी तुमने अपने घर के इर्द गिर्द अनुभव किया है? पर्यावरण में दोष के कारण विनाश के कगार पर बैठी चुपचाप सहने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख के बारे में जानने का प्रयास तुमने किया है? इसी तरह से ये कवि कह रहा है, अगर तुमने पर्यावरण में उत्पन्न दोषों तथा बढ़ती समस्याओं के प्रति संवेदनशील न हुए तो कवित्री कहती है, क्षमा करना, मुझे तो तुम्हारे आदमी होने पर भी संदेह है। मुझे यहाँ पर मात्रा नहीं है, मुझे लगा लेना। अर्थात मानव यदि हो तो मानव पर आने वाले खतरों को समझने की कोशिश करो और पर्यावरण, यहाँ पे यावरण लिखा है ना, यहाँ पर्यावरण लिखना है, पर्यावरण को बचाओ। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। इस पैसेज का जो है हमने व्याख्या कर दिया या फिर जो है डिस्क्राइब कर दिया। अब आते हैं इंग्लिश वाले सब्जेक्ट पे। इंग्लिश सब्जेक्ट पे यहाँ पर आपका एक छोटा सा पैसेज दे रखा है, कविता दे रखी है। इस कविता के माध्यम से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट इज़ द ट्रेजिक साइट हियर? तो ट्रेजिक साइट है द चॉप्ड ट्रीज। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी है? चॉप्ड ट्रीज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है इसमें, विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा मीन्स टू डैमेज बाई कटिंग? डैमेज बाई कटिंग यानी मल्टीलेटेड, यानी कि कटा हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सेकंड नंबर, व्हाट डज द फ्रेज ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्री टेल्स अस अबाउट द पोएट? तो द पोएट सेज दैट दीज ट्री वर प्लांटेड बाई नोबल सोल्स लाइक विश्व वर्षया
who was the great thinker about the environment, a true architect of Mysore, and Ismail, the son of Abraham, and he asked them to come from their dwelling place, that is heaven, and witness the effect of the God deeds done for human. He then state his helplessness by saying that let them enjoy cutting, hacking, and use it for cooking or use it for होली पर्पस। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, जो कि ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज से जो आपको आंसर देना था। उसका तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर चेंज करना है आपको। जो दिए गए ये पैसेज है, रुपेश सेड हिज फादर पापा देयर आर मैनी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव चैनल ऑन टेलीविज़न वाला, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसका हम लिख देंगे रुपेश टेल्स हिज फादर दैट पापा देयर आर मैनी इंफॉर्मेटिव and educative channels on television that he get updated and became aware about many useful information through the news and other informative channels। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब गणित सेक्शन पे आ जाते हैं। गणित सेक्शन आपका थोड़ा सा अलग ही दिया इस बार। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 3a+4b का वर्ग होगा, यानी कि आपको क्या करना है 3a+4b का वर्ग करना है स्क्वायर। और ये वाला फॉर्मूला बन गया a² + b² वाला, है ना, आपने पढ़ा ही है। तो हमारा क्या होता है a² + b² + 2ab। अब हमारे पास a की जगह क्या है 3a है, तो यहाँ पर 3a रखोगे तो 9a² आ जाएगा। b की जगह 4b है, तो b की जगह 4b का स्क्वायर करो तो 4 चौक 16, b² आ जाएगा तो 16b²। और लास्ट में 2 × a × b, तो 2 × 3 × 4, तो 2 4 3 12 3 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 × a और b। ठीक है, तो इस तरह से ए बी वाला ये फॉर्मूला लगेगा और ये यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका बाद दूसरा क्वेश्चन है 4q एंड 3rs pq का जो है 4pq और 3rs का सार्वगुणनखंड, यानी कि सार्वगुणनखंड वो होता है जो सबसे बड़ा हो और दोनों में उसका भाग जा सके। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, r दोनों में नहीं है, p दोनों में नहीं है, माइनस वाला तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की है। तो बचा हुआ ए ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। और एक ही जो है दोनों में कॉमन है, दोनों को एक से भाग दे सकते हैं, बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है x - y = 16 है और x² + y² = 400 है, तो x y का मान ज्ञात करना है। हमारे को दिया गया है दो समीकरण, यहाँ पे लिख दिया मैंने। दोनों समीकरण आपको देख रहे हैं, यहाँ पे पहला ये है ये x - y = 16 और दूसरा है x² + y² = 400। तो दो समीकरण हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों समीकरण की सहायता से हम इसका मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि x - y² का होल स्क्वायर बराबर होता है x² - 2xy + y²। तो x - y का जो है यहाँ पर आपको आगे पीछे करना चाहें तो मैं इसको क्या करूँगा एक साथ लिख दूंगा, क्योंकि x + y का मान दिया हुआ है ना हमारे पास x² + y² का, तो ये एक साथ कर दिया और ये वाला माइनस वाला पीछे लिख दिया। समझ में आ गया इतना तो अभी तक। यहाँ पर अब अभी x - y का समीकरण 1 में मान दिया गया x - y का 16, तो x - y की जगह 16 रख दिया। और यहाँ पर x + y² का मान दिया है 400, तो x + y² का मान रख दिया 400 और माइनस में 2xy है ही, तो -2xy एज इट इज़ उतार दिया। समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में हमने रखा, ये और ये वैल्यू हमने 3 में रखी, 3 में जहाँ जहाँ जो चीज़ लिखी गई है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसी का सोल्यूशन पे। अब 16 का स्क्वायर किया तो 256 आया, 400 पहले से ही था और 2xy पहले से था। 256 हम 400 इधर से उधर ले जाएंगे तो 256 - 400 हो जाएगा और इधर बच जाएगा -2xy। अब 256 में से -400 करोगे तो माइनस का 144 बचेगा और इधर -2xy पहले से ही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे xy का हमें मान निकालना है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो xy यहीं छोड़ देंगे और बाकी के टर्म को उधर ले जाएंगे। तो जब बाकी के टर्म को उधर ले जाएंगे तो 144 को डिवाइड कर देंगे -2 से, क्योंकि xy छोड़ देना है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 72 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो केवल 72 आंसर आएगा प्लस का। तो xy का मान कितना आया 72। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे 3pqr - 6p² r² भाग देना है 3pq से। तो इस तरह से ये वाला इक्वेशन लिखूंगा, पहले 3pqr - 6p² r² बटे में 3pq, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इनमें से पहले ऊपर वाले में से कॉमन ले सकते हैं, तो मैं क्या लेता हूँ ऊपर वाले में से 3pq कॉमन ले लिया दोनों में से। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास
3pq गुणा r करोगे तो वापस से 3pqr बच जाएगा, और 3pq से अगर 2pq और आर स्क्वायर को गुणा करोगे तो वापस से 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, कॉमन आपको सभी को आता होगा कि कॉमन कैसे लेते हैं। अब फिर कॉमन लेने के बाद में हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में एक चीज़ आप गौर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से कोई भी ये जो देखिए नीचे वाला, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ही काट दिया हमने, है ना। इसको काटने पर हमें क्या मिलेगा, हमारे पास केवल बच जाएगा ये वाला ब्रैकेट वाला। तो हमने लिख दिया r माइनस 2pqr², ठीक है, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, क्योंकि गुणा में ऊपर और नीचे में भाग में है तो कट जाएगा। अब ये बचा आपके पास ये, तो आपका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आपका सही है। लेकिन आपको और भी सॉल्व, जब मैथमेटिक्स हो तो ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पे आर कॉमन लेंगे, क्योंकि आर इधर भी है और आर इसमें भी है, दोनों में आर है। तो आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आर हटाएंगे तो एक बच जाएगा, और इसमें से आर स्क्वायर में से केवल आर बच जाएगा। तो ये सोल्यूशन हो गया आपका पूरा का पूरा इसका। देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पांचवा जो क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया गया है ये है, और इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। हमें पता होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है, और ये पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है इतना, क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर ये क्षेत्रफल हो गया। अब पाई आर स्क्वायर में से मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ कि पाई सभी में है। देखो आप, पाई हर टर्म में, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, तो सबको बाहर निकाल लेता हूँ, पाई को, बचेगा अंदर ब्रैकेट में ये चीज़। अब इसको हम देखेंगे तो इसका गुणनखंड कर दें तो 4x² का 4x² निकाल दिया मैंने, और मुझे पता है इसका गुणनखंड आपने सीखा होगा। तो 12xy को मैं 6 + 6 लिख सकता हूँ। इसको दो टुकड़ों में कर दिया। अब ये दो गुणनखंड के रूप में आ जाएंगे, तो हमारे पास दो गुणनखंड आ जाएगा 2x + y 2x + y 2x + y और 3xy 2x + 3y और 2x + 3y, दो बार 2x + 3y और 2x + 3y आएगा। यानी कि दो बार एक चीज़ को गुणा करते हैं तो उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको हमने कर दिया होल स्क्वायर, और यहाँ पे इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो पाई से पाई हटा दूंगा तो बचेगा क्या, r², और इधर बच गया हमारे पास 2x और प्लस में 3y का होल स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि r² बराबर ये बचा हुआ है, तो इसमें से इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर हटा दूंगा तो आपके पास बचा क्या, r बराबर 2x + 3y। यही हमारी जो है त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या निकल गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं विज्ञान सेक्शन पे। विज्ञान सेक्शन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्याज की झिल्ली, रक्त कोशिका, अमीबा, तंत्रिका कोशिका आदि के स्थायी स्लाइड को किस उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। तो सभी को पता है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेड़ों की कटाई से वनों की संख्या में हो रही लगातार कमी को वन उन्मूलन कहते हैं। वन उन्मूलन का प्रमुख कारण क्या है। तो भवन निर्माण करने के लिए पेड़ की कटाई हो रही है, कागज उद्योग के लिए भी हो रही है, सड़क निर्माण, अगर हमें कहीं से रास्ता निकालना है तो भी पेड़ों को काट रहे हैं, ना कि रास्ता मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी जो वन उन्मूलन का कारण है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करती है, इसीलिए कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन कारणों से वन्य प्राणी अभ्यारण्य संरक्षित वनों में रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित जो है नहीं है। तो हम इसके लिए बहुत सारे रीजन दे सकते हैं, आप कोई भी रीज़न ले सकते हो। एक पहला रीज़न है, मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव आवश्यकताएं बढ़ी हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने लगभग आधे से ज़्यादा जंगलों की है नष्ट कर दिया है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका यानी कि वनों का जो है अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं, और नष्ट करने की वजह से जो है जानवर परेशान हो रहे हैं। दूसरा है, मनुष्य सुरक्षात्मक कारणों से भी कुछ वन्य जीवन को मार देता है, जैसे कि अगर आप उसीलिए वो विलुप्त हो जाते हैं, जैसे कि शेर, चीता आदि से मनुष्य डरता है, और इनसे डर के कारण अगर उसको मौका मिलता है तो इन्हें मार देता है, तो ये भी एक कारण है। तीसरा है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रतिबंध जो है नहीं लगाया गया है, जो कि विलुप्तीकरण का एक प्रमुख कारण है। तो इस तरह से ये सारे कारण हैं, और आराम से आप इन सभी को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चित्र भी बनाना है और अंतर भी बताना है। तो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, तो पादप कोशिका में भित्ति
पाई जाती है। जंतु में भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें हरित लवक होते हैं, इसमें हरित लवक नहीं होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है, इसमें रिक्तिकाएं छोटी और संख्या में अधिक होती हैं। इसमें केंद्रक परिधि की ओर होता है और अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है, यहाँ पे परिधि में साइड में होता है यानी कि। ठीक है, तो ये 5 हैं, इसमें से आप 4 अंतर भी लिखो, 3 अंतर लिखो, आपकी मर्जी है। बाकी मैंने 5 बता दिए, और भी ज़्यादा लिख सकते हो। इस तरह का चित्र है आपका, आपकी बुक से भी आप देख सकते हैं। ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका, दोनों ही आपके सामने हैं। इस तरह का चित्र है आपकी बुक में, तो आप इस तरह से डायग्राम बना देंगे। आराम से देख लीजिए, ये पूरा का पूरा चित्र आपकी बुक का ही है, आपके चैप्टर के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का अथवा पार्ट में पूछा गया है, जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों, इसकी व्याख्या करनी है। तो आप कोई भी अथवा वाला कर लें या ये कर लें, आपकी मर्जी है। तो आपकी मर्जी है, ये करना चाहें तो ये कर लेना। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान आता है। सामाजिक विज्ञान में आपसे पूछा गया है, भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश किस दशक में होने लगा। तो 1880 के दशक में उनका प्रवेश होने लगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली जन सुविधा कौन सी है। तो शिक्षा भी सरकार देती है, स्वास्थ्य भी देती है और बिजली भी देती है। सब कुछ, अपने घर में तो बिजली बनती नहीं है, ठीक है ना। और जो है सरकारी हॉस्पिटल और टीकाकरण जो है सरकार ही कराती है। और शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी स्कूल और जितने भी शिक्षा के स्कूल हैं उनको कंडक्ट कौन करता है, सरकार करती है। तो सारी शिक्षाएं, जो सारी चीज़ें हैं, ये सरकार मुहैया करती है, इसलिए हम उपयुक्त सभी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो सभी को पता है, चावल जो है, इन सभी फसलों में ज़्यादा वर्षा यानी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा गया, कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। तो कृषि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, आपको सभी को पता है, एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। तो हम निर्वाह कृषि में अलग आती हैं और वाणिज्यिक कृषि में अलग आती हैं। तो निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि के बारे में हम लिख देंगे। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसके भी पार्ट है, एक निर्वाह और एक आदिम निर्वाह। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है हमारा, वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, यानी बड़े रूप में किया जाता है, बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यह उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होता है। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इनको भी हम अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपका 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें इतना बहुत है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां। 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार कानून बनाने के कोई 2 लाभ लिखने हैं। तो पहला लाभ हम लिख सकते हैं, 6 से 14 साल के उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा मिलना, ये एक लाभ हो गया। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाएं, ये भी एक लाभ है। गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं की निगरानी हो, ये भी हमारा एक लाभ है। और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन के लिए नए अवसर जो है सृजित करना, ये भी हमारा लाभ है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे इस कानून के लाभ हैं। आपकी मर्जी है, इसमें 2 पूछे हैं, मैंने 4 बता दिए, जो याद हो सके आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होने के क्या कारण है। तो बढ़ती हुई जागरूकता व शिक्षा ने भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में बड़े बदलाव का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्य युगीन काल में निम्न स्तरीय जीवन साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारी को बढ़ावा, अधिकारी है ना यहाँ पे, अधिकारों लिख देना, यहाँ पे मिसप्रिंट है। अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने के कारण भारत में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन संभव हो पाया है, यही कारण है। ठीक है, परिवर्तन के क्या कारण है, हमें यही चीज़ हमें लिख देनी है, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप लिख सकते हैं, आज के इस युग में नारी पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक या व्यावसायिक या वैज्ञानिक या कला या कोई भी क्षेत्र हो, सभी में नारी हर क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान बना चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इंदिरा गांधी, और अभी अभी आपका कौन सी सिंधु है, उसने अभी अभी ओलंपिक जीता है, सानिया मिर्ज़ा का नाम जानते हो आप, सोनिया नेहवाल का नाम जानते हो, उनको उदाहरण भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं संस्कृत, जो आपका अंतिम पार्ट है। संस्कृत में ये वाला गद्यांश छोटा सा दे रखा है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, ललितः क्रीडयान कह पृच्छति। तो ये है भ्रमरम, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, क्रीडयसी पद एक धातु का च लकार। तो कौन सा धातु और कौन सा लकार। तो यहाँ पे
क्री धातु और लट लकार है। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूर्ण वाक्यन उत्तर देना है। तो इसमें है ललितः भ्रमरम किम पश्यति। तो ललितः भ्रमरम पश्यति किम त्वं मया सह क्रीडेसि। और चौथा है अस्माकं पदस्य मूल शब्द कः अस्ति। तो अस्माकं पदस्य मूल शब्द अस्मद अस्ति। तो ये हो गया आपका फुल सॉल्यूशन 8th क्लास का। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप जब भी कभी क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो 8469022568 इस नंबर पे भेज सकते हैं, साफ साफ फोटो या PDF बना के। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।